तो आज जब हम देखते हैं फीमेल हैरेसमेंट के जो किस्से होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसके लिए स्पेशली जो फीमेल्स काम करती है उनके लिए लीगल राइट्स कुछ बने हुए हैं। अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। अगर आप देखते हैं नारी की इज्जत कुछ सेक्शंस में रखते हैं। उस जमाने में ऐसे कोई कानून नहीं बना हुआ था जहाँ पे नारी की प्रोटेक्शन हुआ करती थी। तो इसके लिए कैसे लीगल बैटल्स आज की तारीख में है, वेयर अन एम्प्लॉय कैन जस्टिफाई himself or herself against the rules which are mandatory by the company। फैमिली ड्रिवन जब होता है, इट इज मोर ऑफ ए पर्सनल सॉर्ट ऑफ ए अटैचमेंट। उनको काफी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कंपनी के साथ। तो जब कोई भी एम्प्लॉय स्विच करना चाहता है तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज कम्पेयर टू योर प्रेजेंट जॉब। लेकिन असलियत में ये दुनिया ऐसी नहीं है। नहीं होता है। नहीं होता है ऐसे। आदमी हो या औरत हो, पहले तो थोड़ा मेच्योरिटी आनी चाहिए उनमें कि डिसीजंस अच्छी तरीके से ले। मेच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस। नेगोशिएशन स्किल्स जो है आज के यूथ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अंदर से भी दिल साफ होना चाहिए और बाहर से भी दिल साफ होना चाहिए, तब नेगोशिएशन जो है बहुत बढ़िया हो सकता है। और जब दिल से बात आती है, अंदर से अपने दिल से जब आप बात करते हैं, तब आप सच्ची बात करेंगे। युधिष्ठिर ने जो काम किया वो बिल्कुल इतना रिस्की था, पूरा किंगडम को दांव पे डाल दिया। उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं एक सेकंड के लिए। आज के दिन में इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन का सार दिया था, और अगर कॉर्पोरेट महाभारत में लीगल बैटल जीतते हैं तो ये है मॉडर्न डे कृष्णा। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर सतीश। ये स्पेशली चेन्नई से आए हैं हमारे पॉडकास्ट में शूट करने के लिए। और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो करीबन 40 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ स्पेशली आर्बिट्रेशन, क्रेडिट कंट्रोल, लीगल बैटल्स। इनकी कंपनीज की बात करें जहां पे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाया है, उनमें से कुछ कंपनीज का नाम है जिंदाल एल्यूमिनियम और साथ ही में लॉयड इंसुलेशंस। लीगल बैटल्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट्स। और कॉन्ट्रैक्ट्स के अगर शब्द है तो वो एज कंपेयर टू एज महाभारत के श्लोक्स है। जितना आप उनको समझेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और साथ ही में आपकी जो आगे की जर्नी है वो स्मूथ रहेगी। तो तैयार हो जाइए इस बेहतरीन पॉडकास्ट में जहां पे हम कंपेयर करेंगे महाभारत जैसे एक बड़े स्क्रिप्चर को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीगल बैटल्स के साथ। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मिस्टर सतीश का। तो सबसे पहले सतीश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और स्पेशली चेन्नई से इस पॉडकास्ट के लिए आए। और साथ ही में आज के एपिसोड में हम आपकी जर्नी के बारे में समझेंगे, लीगल बैटल्स के बारे में समझेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। और हमने इस पॉडकास्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमने महाभारत और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हम कैसे कंपेयर करके इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत और साथ ही में आपकी जो जर्नी उसको समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हॉनर है, प्रिविलेज है टू बी रिकॉर्डेड। एंड बहुत अच्छा मौका दिया आपने और ईगरली हम वेट कर रहे हैं। कैन शूट। यस। तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर, कि कैसे आप इस लीगल बैटल की जर्नी में आए एज अ लॉयर, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका कब एंट्री हुआ और कितने सालों से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं सर। मेरा जर्नी जो है अभी तकरीबन 42 साल हो चुका है, जिसमें तकरीबन 37 इयर्स जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं बिता चुका हूँ। मेरा जो जर्नी है दिल्ली से शुरू होता है, खासकर फरीदाबाद, जहाँ पे हमने शुरू में अकाउंट्स ऑडिट वगैरह का काम किया। 10 साल जो है दिल्ली में हम काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स देख चुके हैं। परचेस को छोड़ करके बाकी सारा डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेट में हमारा तजुर्बा है। ओके। सेल्स, मार्केटिंग, फिर अकाउंट्स, ऑडिट, देन कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक चीज़ होता है एग्जीक्यूशन, मतलब यूर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उस डिपार्टमेंट में भी इंटरनल ऑडिट, क्वालिटी सिस्टम्स, सारा डिपार्टमेंट देख लिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और दिल्ली में 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद लॉयड्स में फिर हम चेन्नई आए, और चेन्नई में 25 साल लॉयड्स में ही पूरा लीगल डोमेन में हमने काफ़ी सारे
जो बैटल्स है जैसे महाभारत में हुआ है, ओके बहुत सारे कॉर्पोरेट बैटल्स आर्बिट्रेशन में, लिटिगेशन में, ओके कोर्ट्स कचहरी वगैरह में, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और काफ़ी सारे जगह में हमने मतलब लीगल का काम किया है। इसके अलावा बाकी भी काम जो है साउथ इंडिया में हम क्रेडिट कंट्रोल, ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी कॉर्पोरेट में, पैसा वसूल करना। और पैसा वसूल करना क्या बोलते हैं आप, हॉनेस्टली कोई गड़बड़ किए बगैर पैसा वसूल करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, आपकी कोशिश करने के बावजूद भी पैसा नहीं आता, तो उस दौरान आपको लीगल, कानूनी तौर पे आपको कस्टमर के खिलाफ लड़ना पड़ता है। और इस बैटल में जरूर आपकी जीत होती है, क्योंकि आपको पैसा वसूल करना है, तो डिफॉल्टर जो है वो कस्टमर ही है। 100%। तो उस केस में क्या होता है, फिर कई दफ़ा पैसे नहीं मिलता, फिर इट गोस इनटू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ऐसे चीज़ें सब होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और आजकल जो है पिछले 6-7 साल से, मैं कहता हूँ 2017 से एक नया कोड आया है, आईबीसी कोड, राइट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इस कोड के थ्रू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। ओके बैंकिंग सेक्टर में खासकर जो है पैसा वसूल करने के लिए ये एक अच्छा तरीका निकला है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे कस्टमर्स जो पहले पैसा नहीं देते थे, अभी आईबीसी कोड के थ्रू जो है पैसा दे देते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं देते हैं फिर उनको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, जो बहुत महंगा हो जाता है फिर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हॉनेस्टली बिजनेस कोई करें, कोई दिक्कत नहीं होता, फिर भी तकलीफें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं। अब जैसे महाभारत में आपने देखा है, पांडव जीते, ये जो 5 भाई हैं वो न्याय न्याय की तरफ थे, लेकिन अन्याय रेन कर रहा था उस जमाने में, और आज के जमाने में भी अन्याय हो रहा है हर जगह में, फिर भी अल्टीमेटली न्याय का ही जीत होता है। 100%। So that is a brief about my corporate introduction journey. तो इसी से मैं आपको हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, जो हमारा आज का कोर टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ महाभारत एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो महाभारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं, जिससे महाभारत की शुरुआत हुई, जो एक पर्टिकुलर एक एक स्टोरी बनी महाभारत की, वो थी द्रौपदी का चीरहरण। वहीं से महाभारत की हम कह सकते हैं शुरुआत हुई थी, उस किस्से से। तो अगर हम आज के जमाने की लीगल राइट्स की बात करें, उस समय पांडवों और कौरवों के बीच में ये जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस पर्टिकुलर किस्से से महाभारत की शुरुआत हुई। तो आज जब हम देखते हैं फीमेल हैरेसमेंट के जो किस्से होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसके लिए स्पेशली जो फीमेल्स काम करती है, उनके लिए लीगल राइट्स कुछ बने हुए हैं टू अवॉइड दिस कॉन्सिक्वेंसेस विच दे फेस इन एवरीडे लाइफ। करेक्ट। अगर महाभारत की बात करें, उस जमाने में औरत की इज्जत इतनी नहीं हुआ करता था, लेकिन उससे पहले अगर मैं बताऊं, मेन एंड वुमेन दोनों की बराबर इज्जत होती थी। लेकिन एक मोड़ आया जब मेन स्टार्टेड डोमिनेटिंग वुमेन, तब से लेकर आज तक नारी की जो इज्जत होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। अगर आप देखते हैं, नारी की इज्जत कुछ सेक्शंस में रखते हैं। उस जमाने में ऐसे कोई कानून नहीं बना हुआ था जहाँ पे नारी की प्रोटेक्शन हुआ करती थी। अब कृष्ण जो है, अगर आप महाभारत में देखेंगे, वो द्रौपदी की रेस्क्यू करने आए जरूर, और इस प्रोसेस में कौरव की काफी बड़ी हार हुई कोर्ट में। उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया द्रौपदी की क्या बोलते हैं, पूरा इज्जत जो है दर्जी उड़ाएं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड में आप देखेंगे, जो धर्म की तरफ लड़ रहे थे, जैसे भीष्म था, विदुर थे, ये सब लोग जो हैं चुप बैठे रहे। मतलब ये अधर्म को देख रहे थे, लेकिन धर्म की तरफ वो आवाज नहीं उठाए। सिर्फ कृष्ण जो है बिल्कुल एक चाणक्य की तरफ हम बोल सकते हैं
ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ द्रौपदी, और उस वक्त उन्होंने बचाया। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई कृष्ण नहीं है नहीं जो किसी लेडी की रक्षा करे। राइट आज के ज़माने में सब कुछ अभी डॉक्यूमेंटेशन होता है, कानून वगैरह निकला है, और अभी नारी शक्ति जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। और वुमेन के लिए यू हैव समथिंग लाइक पॉश केसेस बीइंग टेकन अप, और ये काफ़ी कुछ ये बोल सकते हैं कि अभी एक तरफ से काफ़ी बदलाव आया है कि लेडीज प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होने लग गया है, और सोसाइटी में थोड़ा अवेयरनेस जरूर आया है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है, शायद उसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है उसके साथ, अगर गलत काम करेगा किसी नारी के साथ। तो आज की डेट में वुमन और एम्पावर्ड, और काफी कुछ लॉस आए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए। दूसरा सवाल मैं आपको पूछ लूंगा यहाँ पे सर, जब कौरव और पांडव के बीच में जब ये जुए का खेल हुआ हम कहेंगे, तो युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे समझे पूरा राज्य दांव पे लगा दिया था। तो आज की तारीख में जो आज की हमारी यूथ है, जब भी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या फिर जब भी कोई मोबाइल में भी ई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वी डोंट हैव द टाइम टू रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स। जहाँ पे टिक मार्क करना है चेक किया और डिजिटल साइन कर दिया, या फिर अगर फिजिकल है तो फिजिकली जहाँ पे साइन करना है साइन करके हम दे देते हैं। तो हाउ मच इम्पोर्टेंट इज रीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और क्या एक्चुअल में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत होती है, और अगर कुछ इसका कुछ शॉर्टकट है जहाँ पे यूथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी ले और सेफ साइड भी हो जाए अपना। हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉपी मिलती है, हार्ड कॉपी मिलती है। वो तो क्लॉज बाय क्लॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नॉर्मली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट ही एक अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करके एक नाम का मतलब डिपार्टमेंट होता है, जहां पे लोगों का काम है कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज पे क्लॉज पढ़ना है। पुराने जमाने में देखी जाएगी तो ऐसे लिखित में कुछ नहीं हुआ करता था। उस जमाने में देयर वाज समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट। अगर किसी ने कुछ बोला है, वो मतलब अपनी बात को रखेगा। इट्स मोर ऑफ अ फेस वैल्यू। इट्स मोर ऑफ फेस वैल्यू। आज की डेट में फेस वैल्यू का कोई नाम का चीज ही नहीं है, बिल्कुल। राइट आजकल ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। राइट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी काफी डेफिसिट वैल्यू है, आई मीन डेफिसिट है ट्रस्ट में। और खासकर ऐसे सिचुएशन पे किसी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो वो पढ़ ले पहले पूरा। वो मतलब एक दफा साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, he or she is committing to that contract to fulfill all the clauses in the contract। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे क्लॉसेस भी हो सकते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा हो। राइट तो ये रिस्क वाले एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर ने जो काम किया वो बिल्कुल इतना रिस्की था, पूरा किंगडम को दांव पे डाल दिया। यस उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं एक सेकंड के लिए। आज के दिन में इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। राइट तो कोई भी हो, यंगस्टर हो या बड़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अगर वो नहीं पढ़ पा रहे, किसी की ड्यूटी लगाएं। और खासकर स्पेसिफिक क्लॉसेस होता है। अब जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिट क्लॉज है कि नहीं, ये चेक करना होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज और स्पेसिफिकेशंस और कुछ चीजें होते हैं, अगर उनसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, उनको फिर कस्टमर के साथ बात करनी चाहिए। और जहां पे वो डिफिकल्ट क्लॉसेस होता है, उन सबको दे शुड सेट राइट। जैसे आपने कहा कि युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे पूरा राज्य दांव पे लगा दिया था, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके हमने महाभारत में देख लिया। उसी तरीके से जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो वाज अ लैक ऑफ रूल्स और लैक ऑफ जस्टिस हम कह सकते हैं। तो जब हम कृष्ण की बात करते हैं, जस्टिस और रूल्स ये दो पहले शब्द आते हैं, न्याय और नियम। लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, कृष्ण ने भगवत गीता में भी हमेशा समझाया है कि न्याय अलग चीज है और नियम अलग चीज है। दोनों को आप एक तरीके से नहीं रख सकते। रूल्स एंड जस्टिस आर टू डिफरेंट थिंग्स।
लेकिन जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हैं, स्पेशली जो अपर मैनेजमेंट है, जो हायर लेवल्स में काम करता है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज एज पर देयर माइंडसेट। उनके जो रूल्स है वही जस्टिफाइड है, आपके रूल्स जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके लिए कैसे लीगल बैटल्स आज की तारीख में है, वेयर अ एम्प्लॉय कैन जस्टिफाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ अगेंस्ट द रूल्स विच आर मैंडेटरी बाय द कंपनी। देखिए, ये एक सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया है आज की डेट में। अगर देखा जाए भारत में, अगर हम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं दे आर ऑल प्रोमोटर ड्रिवन। राइट, या तो वन मैन शो होगा या फिर फैमिली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज होता है। राइट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फैमिली ड्रिवन जब होता है, इट इज मोर ऑफ ए पर्सनल सॉर्ट ऑफ ए अटैचमेंट। उनको काफी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कंपनी के साथ। राइट, तो वो अपना नियम और अपना कानून लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कई सारे जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, और जो नहीं होना चाहिए वो होता है। राइट, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मतलब इट बिकम्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द एम्प्लॉयज। इसीलिए आजकल एक चीज होती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आजकल जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियां होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोसेस जो है एचआर डिपार्टमेंट, वो लोग ड्राफ्ट करके एम्प्लॉयज के साथ साइन कराते हैं। तो ये जो इस तरह के जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं लोग, बहुत ही ध्यान से लोगों को देखना पड़ता है कि क्या क्या क्लॉसेस उनकी फेवर में है, क्या क्लॉसेस फेवर में नहीं है। जहां नहीं है नेगोशिएट करनी चाहिए। लेकिन कई दफा क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। उस वक्त आपको और कोई चारा नहीं है, आपको साइन करना पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर है, इस तरह की क्लॉसेस जो अनएक्सेप्टेबल है, अगर लीगल फ्रेमवर्क में वो एक्सेप्टेबल अगर नहीं है, फिर वो एम्प्लॉय जरूर लड़ सकता है, कोर्ट में जा सकता है। आजकल सो मेनी एवेन्यूज आर ओपन, लेबर कोर्ट्स हैं, यू हैव हायर कोर्ट्स एंड यू हैव ट्राइब्यूनल्स, जो इस तरह की जो चीजें हैं सॉर्ट आउट करते हैं। तो एम्प्लॉयज को आजकल, मतलब एम्प्लॉयज जो है पहले जैसे डरते नहीं हैं आजकल। एम्प्लॉयज आर एम्बोल्डेंड नाउ। अभी आजकल मैनेजमेंट से इतना डरते नहीं है, पहले जैसे डरते थे आजकल नहीं डरते हैं। राइट, ये जनरेशन जो है, अभी जो लेटेस्ट जो न्यू जनरेशन है, दे आर वेरी बोल्ड, और फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, राइट। अगर हम पांडवों की बात करें सर, तो पांडवों ने अपना सब कुछ एक उस एपिसोड में खो दिया था। एक जो हमने चौपाट की गेम देखी, उसमें उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। तो आज का जो यूथ है, स्पेशली जो रिस्क इतना लेना जानता है, स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो इतना बड़ा रिस्क जब वो लेते हैं इन देयर करियर ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑफ स्विचिंग द कंपनी और गोइंग टू और बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन तब जाके पता चलता है जो बेटर अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करना चाह रहे हैं हैज गिवन अ नेगेटिव इफेक्ट इन देयर करियर। तो जब कोई भी एम्प्लॉय स्विच करना चाहता है, तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज कंपेयर टू योर प्रेजेंट जॉब? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अभी इतना फास्ट मूविंग, फास्ट एवॉल्विंग हो चुका है। अभी जो यंगर जनरेशन है, इन लोगों में एक चीज जो मिसिंग है, लॉयल्टी टू द कंपनी। और एक ही कंपनी में अगर वो 5-10 साल काम करते हैं, दे कैन सी सम ग्रोथ। लेकिन ये पैसे के चक्कर में आजकल की युवक जो है, मतलब 30-35 साल में वो कंपनी के एमडी बन जाना चाहते हैं या फिर चेयरमैन बन जाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि 35-40 साल में रिटायर हो जाएं और सारी जिंदगी जो है ऐश और आराम में बिता दें। लेकिन असलियत में ये दुनिया ऐसी नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है नहीं ऐसे। होता है। आदमी हो या औरत हो, पहले तो थोड़ा मेच्योरिटी आनी चाहिए उनमें कि डिसीशंस अच्छी तरीके से लें। मेच्योरिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस। 100%। तो आजकल की जो यंगस्टर्स जो हैं, इनको थोड़ा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए बिफोर दे जंप शिप। अभी उनको, जहां पे अभी एग्जिस्टिंग कंपनी जहां काम कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्या क्या पॉजिटिव्स है उस कंपनी में।
क्या अच्छा नहीं लग रहा उनको, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको मतलब फोर्स कर रहा है कि बाहर निकलें। लेकिन जब दूसरी जगह में उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, सपोजिंग ये कंपनी में 10 लाख मिल रहा है और 40% 50% हाइक भी मिलता है कुछ आईटी कंपनी में देखा जाए, 10 लाख से सीधा 15 लाख का सैलरी अगर लेते हैं, इन लोगों को सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए, इन लोगों को उस कंपनी का वर्क कल्चर देखना चाहिए, उस कंपनी से एम्प्लॉयज से किसी एक दो एम्प्लॉयज से कोई दोस्ती निभा लें और थोड़ा फीडबैक लें कि कंपनी की कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, डे टू डे वर्किंग में कोलिग्स कैसे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक तो होता है रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप अगर मेंटेन कर पाते हैं, फिर दूसरी जगह में जब जाएंगे दे विल फील कंफर्टेबल। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहां पे अगर वो देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है मैनेजमेंट से, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं फिर बहुत दिक्कतें आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर वो सोचते हैं पुराना कंपनी क्यों छोड़ा है, यस क्योंकि पुराने कंपनी में एक कंफर्ट जोन अगर आ जाते हैं फिर दे फील कंफर्टेबल, वहां पे उनको कोई टच नहीं करेगा। लेकिन नई कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है, जब वो हायर सैलरी दे रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रखते हैं। यस अगर 3 महीने में परफॉर्म नहीं करते हैं वो आपको निकाल बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में अगर रहते हैं दे हैव एवरी राइट टू रिमूव यू विद इन 24 आवर्स। अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज ऐसा लिखा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए कि पिटफॉल्स कहां पर है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या होता है आजकल, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है 15 पेज 20 पेज 25 पेज तक भी जाता है, 30 पेज भी जाता है। कुछ आईटी कंपनीज ऐसे हैं इतनी सारी क्लॉसेस ड्राफ्ट करते हैं। आपको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ना चाहिए, उसमें आपको कहाँ पे रिस्क ज्यादा नजर आता है वो उनको देखना जरूर बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनको उस नए एम्प्लॉयर से कमिटमेंट देने से पहले नेगोशिएट कर लेने चाहिए, एक्सेप्ट करने से पहले, क्योंकि जब तक आप डॉटेड लाइन में सही नहीं करते हैं यू आर स्टिल नॉट इन दैट कंपनी यस 100% यू आर नॉट इन द कंपनी एंड दे आर नॉट योर बॉसेस, तो यू आर टॉकिंग ऑन लेवल टर्म्स, तो यू कैन नेगोशिएट राइट not only on the money part, you should also negotiate on the clauses in the Right. employment contract. राइट You should bring out योर the problematic clauses from your viewpoint. यस योर वो बहुत जरूरी है साइन करने से पहले। जैसे आपने किस्सा कहा कि यहाँ पे कई एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ हायर पे स्केल जंप करते हैं अपनी प्रेजेंट कंपनी से, एंड इन देयर प्रोबेशन पीरियड इफ दे डोंट परफॉर्म वेल ऑटोमेटिक वहां से भी चले जाते हैं और पुरानी कंपनी से ऑलरेडी चली गई उनके हाथ से। तो कह सकते हैं अल्टीमेटली अपने करियर के साथ वो खुद ही खेल रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से पांडवों ने खेला था यहाँ पे। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, 3 सबसे बड़े फैक्टर्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोल प्ले करते हैं वो है एथिक्स, क्वालिटी एंड कॉम्प्लायंस। अगर हम ये 3 क्वालिटीज की बात करें तो ये 3 क्वालिटीज को भी हम महाभारत से कंपेयर कर सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड वेयर द्रौपदी का चीरा न रो रहा था और भीष्म चुप रहे थे। इफ यू कंपेयर भीष्म विथ टूडेज कॉम्प्लायंस ऑफिसर, कई बार हम देखते हैं कॉम्प्लायंसेस में भी काफी सारे पिटफॉल्स होते हैं या लूपहोल्स होते हैं विच आर generated by the promoter of the company, chairman of the company और higher officials, but due to their pressure compliance officer उन pitfalls को ignore करते हैं और उन papers को आगे बढ़ाते हैं या उन clauses को आगे जाने देते हैं। तो as a compliance officer of experience of so much years as a legal warrior, मैं कहूँगा compliance officer का कितना बड़ा रोल होता है to make sure that this kind of pitfalls are not in the contract so that employees don't suffer in the future. Now coming back to this question, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और अगर देखा जाए भीष्म पितामह उस जमाने में जो उन्होंने फेस किया, honesty, ethics and responsibility, if you see that he was in a very peculiar situation उस जमाने में। उन्होंने कसम लिया था जब माँ गंगा ने उनकी जन्म दिया। आफ्टर दैट Yes. उन्होंने जब वो क्या बोलते हैं कि took a solemn he made a solemn promise that he will never marry
and his prime responsibility is to protect the throne of that country, राज्य राज्य, that is हस्तिनापुर की throne जो है, सिंहासन जो है, उसकी वो सिंहासन की वो सुरक्षा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर सब लोगों को इस बात में ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने जो कसम खाई थी वो सिंहासन को बचाने की थी, ये नहीं कि जो व्यक्ति उधर बैठ रहा है उनके साथ उनका ये नहीं होना चाहिए था। इट वॉज ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द थ्रोन एंड नॉट प्रोटेक्टिंग द पर्सन सिटिंग ऑन द थ्रोन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज के जमाने में रिफ्लेक्ट होता है। अगर कॉम्प्लायंस ऑफिसर बैठा है, बीच में जो है चुप रह गए क्योंकि वो थ्रोन के चक्कर में आदमी जो बैठा है वो गलत काम कर रहा है, फिर भी चुप बैठे हैं क्योंकि वो थ्रोन की रक्षा की बात सोच रहे थे। लेकिन आज के जमाने में वो बात जो है धीरे धीरे बदलने लग गया है। आजकल कॉम्प्लायंसेस इतना ज्यादा होने लग गए हैं, जो थ्रोन में बैठते हैं वो भी जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर लायबल फॉर देयर इंडिविजुअल एक्शंस एंड कलेक्टिव एक्शंस। तो किसी भी कंपनी में अगर कॉम्प्लायंस ऑफिसर ऑनेस्ट होता है, छोटी मोटी गलतियां जो है माफ कर सकते हैं, that can be ignored. लेकिन जो बड़ी गलतियां हैं, द कॉम्प्लायंस ऑफिसर शुड बिकम ए विजल ब्लोअर इन माय ओपिनियन। विजल ब्लोअर का मतलब कंपनी में अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो चुप बैठ के नहीं देख सकते, नहीं नहीं देख सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई दफा, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई दफा पैसा इतना ज्यादा साइफन ऑफ हो जाता है, सारा एम्प्लॉइज जो है दे आर लेफ्ट इन द डार्क। यस यस, एक किस्सा मैं जरूर प्लीज दे सकता हूँ। अब जैसे किंगफिशर का एपिसोड है, आप सबको, सारी दुनिया को पता है विजय माल्या ने कितना मतलब पैसा जो है बैंक्स का पूरा सिस्टम से उन्होंने फायदा उठाया। नाउ ही इज ट्राइंग टू बिकम ही इज ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड। इतने सालों के बाद बोलते हैं कि मैं एम्प्लॉयज की सैलरी जो है मैं देना चाहता हूँ। ये चीज उसी वक्त करने चाहिए थे। राइट ही इज ट्राइंग टू शो फेक एम्पैथी। राइट राइट, ये ठीक नहीं है। राइट। अगर वो वाकई में अगर वो इथिकल होते, उसी वक्त सबका सेटलमेंट कर देते। यस, जब उन्होंने गलत काम किया, एक अच्छा काम भी कर सकते थे। अगर वो अच्छा काम किया होता तो आज वो देश के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। यस यस यस, दिस इज ए क्लासिक केस, क्लासिक केस, क्लासिक केस। where you can talk of employees, where you can talk of responsibilities towards the society, where you can talk of ethics in management, ethics in work culture, सब कुछ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कवर अप हो जाता है। सही बात है। जैसे आपने कहा कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है यहाँ पे किंगफिशर एयरलाइंस भी, आप विजय माल्या हम कहेंगे यहाँ पे, और उसी तरीके से हमने आज थ्रू पॉडकास्ट हमने देखा कि ही इज ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, व्हाट ही हैज टोल्ड, राइट। यस, उसी तरीके से विदुर की अगर हम बात करें, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर महाभारत का, जिनका एक कह सकते हैं गलत डिसीजन पूरे पांडवों पे और कौरवों पे भारी पड़ा था। ओवरऑल पूरे महाभारत में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो गलत डिसीजन ने। तो जहाँ पे विसल ब्लोअर्स की बात करें, जैसे आपने कहा कॉम्प्लायंस ऑफिसर शुड एक्ट एज अ विसल ब्लोअर्स अगर वो सिचुएशन उनके बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो अगर विदुर की बात करें, उस जमाने में वो विसल ब्लोअर बन सकते थे, लेकिन वो बने नहीं, वो चुप रहे। तो आज की तारीख में जब कोई कॉम्प्लायंस ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ट्राइज टू एक्ट एज अ विसल ब्लोअर, खतरे में पड़ सकती है, नौकरी खतरे में पड़ सकती है, वो तो एक रीजन है ही। बट हम देखते हैं कई बार इन देयर फैमिली ऑल्सो देयर दिस विसल ब्लोअर एक्ट इज अफेक्टेड। तो विसल ब्लोअर बनना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस समय सही है, या स्पेसिफिकली इन केसेस वेयर देयर आर high management officers are involved in that particular situations? देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आज के ज़माने में एक एम्प्लॉय जो है उसका जो लॉयल्टी होता है वो कंपनी की तरफ होता है, और कंपनी क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है कंपनी को, उनकी तरफ वो पर्सनल लॉयल्टी चला जाता है। राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर देखा जाए, अगर पर्सनल लॉयल्टी में आदमी फंस जाता है, फिर तो ही बिकम्स अ स्लेव ऑफ द मैनेजमेंट। फिर वो अपना रोल ठीक तरह से अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो अगर ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर
को मुश्किल लग रहा है, उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो उसको सोचना चाहिए एज अ हॉनेस्ट पर्सन वेदर ही वांट्स टू बी अ विजल ब्लोअर और नॉट। अगर उसकी अंदर वाली कॉन्शियंस परमिट करती है कि तुम बोलो, ये घोटाले को पब्लिक डोमेन में लेके आओ एंड पनिश दी गिल्टी, तो ही शुड क्वाइटली क्विट and became a sort of an approver, right, right, because that is what is happening in all courts. yes, yes, एक आदमी किसी को एक्सपोज करना चाहता है, he becomes the approver for the government. yes, So the similar philosophy can be adopted by a whistleblower Right. or a compliance officer. right, उसको उस कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए, 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए उसके बाद, अगर वो पूरी बात बताना चाहता है। right, लेकिन अगर वो चुप रहना चाहता है, फिर तो सब कुछ दब जाता है, फिर वो घोटाला कंटिन्यू होता रहता है जब तक बाहर तीसरा आदमी आके वो एक्सपोज ना करे। राइट, राइट। कृष्णा ने कहा था हमेशा कि धर्म जो है वो समय के साथ बदलना चाहिए हमेशा, और धर्म वही है जो समय के साथ बदलता है। तो अगर मॉडर्न डे लीडरशिप की बात करें या फिर मॉडर्न डे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइट नाउ? मेरे हिसाब से वन हैज टू मेंटेन अ बैलेंस। एक तो आदमी को छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो माफ हो सकती है उनको तो छोड़ देना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ही मे फाइंड फॉल्ट विथ इवन फॉरगिविंग स्मॉल मिस्टेक्स। अगर वो कंपनी को भारी नहीं पड़ रहा है फिर तो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अहमियत नहीं देना चाहिए। ही शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट वेरी क्वाइटली कि ये ऐसा हुआ सर, हाउ डू वी मैनेज दिस, हाउ डू वी अवॉइड दिस, इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग इट इन द पब्लिक डोमेन। कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, कई दफा कंपनियों में, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स, आप क्वालिटी की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, कस्टमर कंप्लेंट करता है, मैनेजमेंट की नोटिस में आता है कि फलाना प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्वालिटी सफर हुआ है, उसको तो ठीक करना चाहिए। कस्टमर को अगर रिटेन करना है, क्वालिटी जब तक ठीक नहीं करेंगे तो आप कस्टमर को रिटेन नहीं कर सकते। अगर उधर एम्प्लॉय दबा देता है बात को, मैनेजमेंट के नोटिस में नहीं लाता, फिर तो वो गलत हुआ। तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में कंपनी को बचाने के लिए करेक्टिव एक्शन जरूर लेना होता है। तो ये तो अप्लाई होता है एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को तभी पता चलेगा जब लोअर डाउन द लाइन ऑफिसर्स जो हैं उनकी नॉलेज में लाए कि ऐसी गलतियां हो रही हैं, अगर ये कंटिन्यू करें, जो हमारा अच्छा खासा कस्टमर है जो करोड़ों का बिजनेस दे रहा है, हम उनको खो सकते हैं। राइट, तो वहां पे तो आदमी को सोचना नहीं चाहिए, he has to bring it to the notice of the management, जबकि वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी गलती हुई है उधर। राइट, तो किसी भी प्रोसेस में देखा जाए एक आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, यस, इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट। राइट। अगर कृष्ण की बात करें महाभारत में, तो महाभारत में जब वो शांति संदेश लेके गए थे तो लास्ट मिनट तक उन्होंने उस पर्टिकुलर नेगोशिएशंस को करने की कोशिश की, और शांति संदेश का एक जो प्रस्ताव था वो उसे सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने पूरी ट्राई की। अगर इसी सिचुएशन को हम आज के यूथ के साथ कंपेयर करें, when they try to negotiate in the corporate world in any kind of situation, whether when they are trying to get a job or after getting the job, negotiation skills जो है आज के यूथ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? बहुत ही ज्यादा मायना रखता है। नेगोशिएशन स्किल तभी आता है, पहली बात तो है बिफोर नेगोशिएटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी एक्सलेंट। ओके, एक युवा को पहली बात तो यह है, जब वो नेगोशिएट कर रहा है, ही शुड हैव एक्सलेंट बॉडी लैंग्वेज, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। अगर वो गिड़गिड़ाता है या फिर डर से बात करता है, मतलब अंदर डर है लेकिन बाहर से वो अगर दिखाता है कि नहीं मैं ब्रेव हूं, काम नहीं चलेगा, वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। अंदर से भी दिल साफ होना चाहिए और बाहर से भी दिल साफ होना चाहिए, तब नेगोशिएशन जो है बहुत बढ़िया हो सकता है। और जब
दिल से बात आती है, अंदर से, अपने दिल से जब आप बात करते हैं तब आप सच ही बात करेंगे। दिमाग से बात करेंगे उसमें सच भी आता है और गड़बड़ वाली चीज भी बाहर आता है, मैनिपुलेशन हो मैनिपुलेशन होता है। तो जब आप नेगोशिएट करते हैं, यू शुड नेगोशिएट वेरी हॉनेस्टली, सिंसियरली। बाकी आपकी किस्मत वाली बात है। राइट राइट। अगर हम महाभारत की वॉर की बात करें, वो सिचुएशन ऐसा था कि उसे अवॉइड कर सकते थे उस जमाने में। लेकिन अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, आज के उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कंपेयर करें इन टूडेज के स्टेक होल्डर्स के साथ, तो जो स्टार्टअप स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस समय आ रहे हैं, उनके जो अग्रीमेंट बनते हैं विद द स्टेक होल्डर्स, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू अवॉइड सच कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर। देखिए, इसमें आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं, अगर हम देखते हैं, दे कम विथ ब्यूटीफुल आइडियाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशली आप देखेंगे भारत में, स्पेशली इन बैंगलोर, which is called the startup capital of India. यस You find the maximum startups इन in Bangalore city. यस मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आइडिया, एनी बिजनेस स्टार्ट्स विथ ए ब्यूटीफुल आइडिया। लेकिन क्या है, सिर्फ आइडिया होने से काफी नहीं है। राइट That idea should be supported with excellent setup, and that entrepreneur who is trying to cultivate that idea and convert that idea into a business, उनको हर एंगल से अपने आप को क्या बोलते हैं, रेडी करना चाहिए। ही शुड बी हैविंग वेरी गुड स्किल्स और ऑल राउंड स्किल्स चाहिए। मतलब सिर्फ टेक्निकली कॉम्पिटेंट होने से काफी नहीं है। राइट आपको जनरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, अब जैसे एक बात होता है, सप्लायर के साथ कोई आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हैं, यू शुड बी एबल टू हैव गुड नेगोशिएशन स्किल्स। सिमिलरली, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन करना है, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट लीगल एस्पेक्ट्स। राइट राइट तो पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को जो है एक छोटा सा टीम बिल्डअप करने चाहिए। एनी स्टार्टअप फॉर दैट मैटर, एक आदमी जब शुरू करता है, वो सोचते हैं कि सब कुछ काम हम ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। हैंड यस तो स्टार्टअप वालों को ये सोच के चलने चाहिए, जब वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स जो पैसा डाल रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने पैसा डाल दिया, हम कंट्रोल कर रहे हैं उस कंपनी को, उसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि ये स्टार्टअप हमने किसी को सौंपा है, इतना पैसा 10 करोड़ अगर डाला है, तो उस 10 करोड़ जो अमाउंट, जो रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को सपोर्ट करने के लिए दे शुड बिल्ड अप ए प्रॉपर टीम। प्रॉपर्टी यस तो जब तक एक एंटरप्रेन्योर को टीम बिल्डिंग इनिशियली नहीं होता है, तो वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ जरूर महसूस करेगा। राइट राइट तो एक स्टार्टअप को, किसी भी स्टार्टअप कोई भी हो, चाहे आदमी जितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक वो अच्छा टीम बिल्डअप नहीं करेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है 100%। अगर महाभारत की बात करें, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर संजय ने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था महाभारत के वॉर का इन अ वेरी अनबायस्ड वे। अगर इसी सिचुएशन को हम आर्बिट्रेशन से कंपेयर करें, जब कोई आर्बिट्रेटर यहाँ पे आर्बिट्रेशन करता है यहाँ पे, तो कितना जरूरी है उस पर्टिकुलर इंसान को अनबायस्ड रहना इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट रिजल्ट्स। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। Unbiased reporting is absolutely essential, because in an arbitration क्या होता है, दो पार्टी हैं। अब जैसे महाभारत में आपने देखा, पांडव एक तरफ, कौरव एक तरफ। अभी संजय ने जब अनबयास्ड रिपोर्टिंग किया, उस वक्त अगर हम देखते हैं, धृतराष्ट्र को कितना भय अंदर चला गया जब वो देखने लगे कि कौरव जो है इतना गलत काम किए, एक के बाद एक, उनका सारा 100 लड़के जो हैं सबकी डेथ हो गई, सिवाय दुर्योधन। यस सिर्फ दुर्योधन बचा था। राइट सपोजिंग
उन्होंने कृष्ण की बात मान लेते और दुर्योधन को अगर वो थोड़ा काबू में रखते तो, बिकॉज उस एपिसोड में अगर देखा जाए, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा was the arbitrator. Yes. He was the mediator first. Yes. And then he tried everything. Yes. He was a mediator, he was an arbitrator, everything. भीष्मा थे, विदुर थे, so many other good people were there. लेकिन इन सब की बात जो है धृतराष्ट्र के कान में बिल्कुल अंदर नहीं गया. तो आज की जमाना जो है थोड़ा बदल गया है. आजकल जो है आर्बिट्रेटर अगर अनबयास्ड है, डेफिनेटली डिसीजन जो मिलेगा वो बढ़िया सा डिसीजन होगा. क्योंकि क्या होता है, जब कोई आदमी अनबयास्ड होता है वो दोनों तरफ देखेगा कौन सही है कौन गलत है. अब जो गलत काम किया है उसने कुछ सही काम भी किया होगा और जो सही काम किया उसने कुछ गलत काम भी किया होगा. सो दोनों को अगर सेटिस्फाई करना है, अगर वो अनबयास्ड ओपिनियन लेता है फिर डिसीजन भी बढ़िया आएगा. Right. I can take a practical example. In my own corporate experience, I fought a case. Let me not reveal the names for the sake of confidentiality. I fought a case where we were to get money. Some 1 crore roughly. उस जमाने की कम से कम ये 15-20 साल हो गया. तो 1 करोड़ हमारा क्लेम था. दूसरी तरफ उनका काउंटर क्लेम था 50 लाख. तो आर्बिट्रेटर ने दोनों पार्टी की तरफ देख लिया, प्रोस एंड कॉन सब चेक किया. तो हमारा जो अवार्ड अमाउंट है उसको कम किया और ही वांटेड टू सेटिस्फाई द अदर पार्टी आल्सो. सो व्हाट हैपेंड, उनका भी जो है, जो मतलब उनकी दिमाग में जो लग रहा था कि सही है, वो भी अवार्ड दिया. तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि हमको 70 लाख मिला और उनको 12 लाख मिला. तो 70 माइनस 12, दैट वाज द नेट इफेक्ट ऑफ द अवार्ड. इसमें दोनों पार्टीज जो है सेटिस्फाइड होके निकले. सो दिस वाज बिकॉज ऑफ ए अनबायस्ड एटीट्यूड. जो संजय ने काम किया उस जमाने में उन्होंने बिल्कुल ठीक किया. राइट. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें या फिर बोर्ड रूम एथिक्स की बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. और इसी से हम कंपेयर करें हस्तिनापुर को. अगर हस्तिनापुर को इस समय कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की तरह हम देखें, उस समय हस्तिनापुर में लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं थी. तो आज के जमाने में जब हस्तिनापुर जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम अगर लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं देखते तो उसके क्या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. इन द सेंस, corporate ethics, corporate governance and ethics in the top management go hand in hand. अगर top management ethical होता है, automatically everything will fall in place. इसमें कोई दो राय नहीं है. तो इसमें एक चीज मैं जरूर देख रहा हूँ, आजकल जो दुनिया चल रही है, स्पेशली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी कुछ आगे बढ़ रहा है और बहुत कुछ हेल्प भी कर रहा है. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी बोर्ड रूम्स में जो है, आई वुड से द मैनेजमेंट्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. दे आर मोर रिसेप्टिव टू गुड आइडियाज एंड दे आर लिसनिंग. राइट. पहले जमाने में लिसन इतना नहीं करते थे. इट यूज्ड टू बी लाइक dominated one man show sort of a situation. Right. Practically every company. Right. So, and another important thing is weak leadership. हस्तिनापुर के जमाने में देखा जाए, Dhritarashtra was a very weak leader. Right. He had a very strong team. Right. He had Bhishma, he had Vidur, and other people who were thinking good about हस्तिनापुर. लेकिन उन्होंने अपनी, क्या बोलते हैं, दुर्योधन जो बेटा है, उन्होंने उनकी मतलब पूरा सोचने का जो ढंग है, इतना बदलाव लिया है उन्होंने कि मतलब अगर धृतराष्ट्र कोई डिसीजन लेना भी चाहते थे, दुर्योधन बीच में आके टांग अड़ाते थे और वो डिसीजन लेने नहीं देते थे. और वहां पे क्या हुआ, बाप और बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहां पे इमोशनल अटैचमेंट टुक ओवर इंटेलिजेंस. देयर वाज नो इंटेलिजेंट थिंकिंग.
लेकिन आज के ज़माना ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में टॉप मैनेजमेंट जो है, दे हैव अ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग अंडर दैम, गाइड करें। जो प्रॉपरली गाइड करते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं ये सही है, ये गलत है। राइट। तो उसके हिसाब से आजकल मैनेजमेंट जो है काफी कुछ बदलाव आने लग गया है। डेफिनेटली वी विल सी अ बेटर कॉर्पोरेट इंडिया। राइट। अगर हम भगवत गीता की बात करें, इज इट अ बेटर स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस को निकालने के लिए अगर हम आज के एम्प्लॉयज की बात करें, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, इज भगवत गीता अ बेटर सॉल्यूशन? शुड एम्प्लॉयज रीड भगवत गीता टू टेक आउट स्ट्रेस फ्रॉम themselves? So I would say one thing, भगवत गीता is a very good scripture. उस जमाने में जब ये श्लोक वगैरह पढ़ते थे, लोगों को संस्कृत समझ में भी आता था, तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते थे। लेकिन आज के जमाने में कितने लोग भगवत गीता पढ़े हैं? राइट। मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमने भगवत गीता पूरा नहीं पढ़ा। राइट। I have now shifted my what do you say governance principles towards spirituality. अभी स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, भगवत गीता की जो एसेंस है उसकी निचोड़ स्पिरिचुअलिटी में सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस। तो जो इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता इज बाय प्रैक्टिसिंग गुड थिंग्स। डेली मेडिटेशन करें, अपना सांस के ऊपर पूरा मतलब ध्यान लगाएं, डीप ब्रीथिंग अगर करते हैं आदमी, मैन और वुमेन, व्हेन यू डू डीप ब्रीथिंग, गुस्सा कम होएगा, यू स्टार्ट थिंकिंग इंटेलिजेंटली, एनर्जी अच्छा जाएगा अंदर। मेन चीज एक मैं बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में जो एनर्जी लेवल्स है हम लोगों की, बेस इंस्टिंक्ट्स पे ही फंसा हुआ है। यस। इट इज stuck up to the neck level. Not beyond that. It is not going beyond that. If you go a little bit deeper, I can say one thing. In our brain, all the gods and goddesses, they are all there in the upper lobes, frontal lobes. जितना देवी देवता और जितने भी गॉड्स हम बिलीव करते हैं, what happens is जब आप कोई श्लोक या चांट रिपीटेडली सुनाते हैं, या आप सुनते हो, या आप चांट करते हो, अगर 108 बार अगर करने लग गए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट कैन बी मोर, यू कैन चैंट मोर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट हैपेंस, दैट पर्टिकुलर डेटी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट वाइब्रेशन। तो उस डेटी का जो महत्व है, दैट विल फ्लावर इन योर बॉडी। सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से जागृत हो जाता है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। मैं अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक हवन अटेंड किया, सरस्वती देव मतलब देवी की उमा अटेंड किया हवन। तो उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हवन कुट के सामने मैं बैठा, दैट्स ऑल। और वो 3 घंटा का हवन चला, और 3 घंटे जो श्लोक हमने सुने, यकीन मानिए वो उस हवन कुट से सरस्वती देवी जो है जागृत हुई है और अंदर हमारे अंदर चले गए। It gives that environment and that energy to you. Yes. So that vibrations made Goddess Saraswati enter my being. And believe me, after Saraswati Devi entered my being, I completed my LLB, I completed my Master in Business Laws at the age of 58. That's a big thing, big achievement. जो मैं बचपन पे नहीं कर पाया, वो 58 साल में कर पाया, क्योंकि ये तो डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से हो पाया। अगर हम यूथ फोकस की बात करें, या फिर हम स्पेशली यूथ के माइंडसेट की बात करें इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ पे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी शायद पढ़ना उन्हें भारी पड़ता है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। और अगर हम स्पेशली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को युधिष्ठिर के साथ फिर से कंपेयर करें, तो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन करने में कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपने शुरुआत में बताए। लेकिन अगर हम यूथ की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट समझना या फिर कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस को समझना एक डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए कुछ छोटे टिप्स बताइए, जो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 25-30 क्लॉजेस है, तो कौन से क्लॉजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हाइल साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग आप
यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ स्टार्टअप, आप किसी सप्लायर को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट देना जा रहे हैं। अभी आपका स्टार्टअप जो है, आपने एग्जांपल देता हूँ कि आप 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसमें आप 5 करोड़ का अभी सप्लाईज में पैसा आपको स्पेंड करना पड़ रहा है, और 5 करोड़ के लिए आप कुछ वेंडर्स ढूंढेंगे। तो वेंडर्स के साथ आप जब एक सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कुछ ऐसे क्लॉसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मायने रखता है दोनों पार्टीज की तरफ से। ये जो देखा जाता है, एक तो होता है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको एक निचोड़ होने चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या काम करना चाहते हैं, उसमें पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो यह है नेम ऑफ द वर्क एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद पार्टीज का नाम, दोनों पार्टीज की तरफ उनका नाम आ जाने चाहिए। राइट। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशन करके एक क्लॉज होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशंस क्या है। सपोजिंग आप एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एक वेंडर को, आपकी बिल्डिंग में खिड़कियां लगाना, दरवाजा लगाना, तो उसमें आपको क्लियरली बताने चाहिए कि किस टाइप का वुड आप यूज करने जा रहे हो, कितना थिकनेस होना चाहिए, और खिड़कियों में अगर एल्यूमिनियम बीडिंग लगवा रहे हैं, एल्यूमिनियम बीडिंग किस क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब जो चीजें हैं ये स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। उसके बाद जो प्राइसिंग क्लॉज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रेडी करने से पहले पहले वर्बली बात करके वो जो प्राइस है आपको फिक्स फर्म रखने चाहिए। सपोजिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया 1 साल का, तो 1 साल तक वो प्राइस फर्म रहेगा। अगर वो वेंडर 1 साल के अंदर पूरा सप्लाई नहीं कर पाता, देन यू शुड हैव अ क्लॉज। एक तो आप वही प्राइस में काम कराएंगे, या फिर वो वेंडर बोलेगा नहीं जी हमसे नहीं हो पा रहा। इसमें आपका नुकसान होता है, घाटा होता है। राइट। दैट्स अ बिग रिस्क। राइट। So the entrepreneur has to ensure that the vendor completes the work. राइट। He should say fixed. Even if the contract goes beyond a particular period, there will be no escalation. मतलब प्राइस में कोई बढ़ाव नहीं होगा। इस तरह की क्लॉज एंटर जरूर करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज एक होता है जो लीगली बाइंडिंग होता है। पहले तो ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब आप सपोजिंग आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप बैंगलोर में आपका अपना बिजनेस कर रहे हैं और सप्लायर यहाँ मुंबई से सप्लाई कर रहा है। पहले तो आप ज्यूरिसडिक्शन तय कीजिए, आप बैंगलोर में लड़ेंगे या फिर मुंबई में लड़ेंगे। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है बैंगलोर से प्लेस किया, लेकिन आपने सप्लाई इधर से किया मुंबई से, लेकिन काम एग्जीक्यूट हो रहा है बैंगलोर में, तो ही हैज द एडवांटेज। ओके। तो पहले वो ज्यूरिसडिक्शन लगाएगा। कर्नाटका, courts in Karnataka will have jurisdiction, courts in Bangalore will have jurisdiction, ओके। and any dispute will be referred to the courts in Karnataka. राइट। This will be a general clause. अगर arbitration clause नहीं रखते हैं, ओके। नॉर्मली क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में arbitration clause ही रखते हैं पहले, राइट। कोर्ट में नहीं जाते हैं सीधा। राइट। राइट। वो भी थोड़ा लंबा सा डिस्कशन जाएगा अगर मैं डीपली जाऊं। राइट। एक सिंपल आर्बिट्रेशन क्लॉज आप रख लीजिए, इसमें फायदा होता है। कोई डिस्प्यूट अगर आता है, आपको कोर्ट कचहरी में 10 साल बिताने के बजाय 1 साल के अंदर आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा थ्रू आर्बिट्रेशन, राइट। या फिर मीडिएशन, राइट। या फिर कंसिलिएशन। Right. नॉर्मली इट कम्स इन दिस फॉर्म, कंसिलिएशन पहले आता है, फिर मीडिएशन आता है, उसके बाद आर्बिट्रेशन। राइट। इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ कॉर्पोरेट फर्म में ऑलमोस्ट 40 साल आपने गुजारे हैं। लीगल बैटल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्बिट्रेशंस, क्रेडिट कंट्रोल, ये सब कुछ आपने किया हुआ है। अगर लास्ट के 3 सवाल जो मैं पूछूं आपको, एज एन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 years, हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज अ भीष्म और अ कृष्ण राइट नाउ? I see myself as a go-getter, ओके। a combination of Bhishma and Krishna, ओके। ओके। because you need both the qualities. ओके। See, एक तो होता है you don't have to be cunning, you need to be
flexible. Right. Krishna was flexible, Right. but he was also quite cunning, like Chanakya. Right. आज के इस जमाने में आपको कनिंग होने की कोई जरूरत नहीं है. आप हॉनेस्टली सिंसियरली भी काम कर सकते हैं बाय बीइंग डिप्लोमेटिक. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. Right. डिप्लोमेसी बहुत मायने रखता है. Right. Right. तो डिप्लोमेटिक होना बहुत जरूरी है. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिप्लोमेटिक. राइट नाउ आई एम अ गो गेटर. ओके. ओके. उसी से मैं दूसरा सवाल आपको पूछूंगा यहाँ पे. अगर हम भीष्म की बात करें और विदुर की बात करें, मॉडर्न डे लीडर कैसा होना चाहिए? वेदर ही शुड बी लाइक विदुर हु स्टेज विथ ऑनेस्टी, और भीष्म who keeps calm and sees the situation by sitting outside. I would say it has to be a combination of all the three. Okay. A leader. Why? I can take the example of our own Prime Minister. Right. He is a combination of all. Okay. He's sincere, he's honest, and he's excellent in decision making, and he remains silent when he needs to be silent. Right. Right. And he has an excellent team of ministers who are helping him in this process, and the government is very professional, no doubt about it. No wonder he has been elected for the third time. Third time. Obviously. तो आज की दुनिया में एक लीडर, बहुत सक्सेसफुल लीडर होने के लिए सिंसियरिटी एंड हॉनेस्टी डेफिनेटली प्लेस ए बिग रोल. Right. And along with diplomacy. Yes, diplomacy is very, very important. Some people can't do it. They have to cultivate that habit. Right. इस पूरे डिस्कशन में, इस पॉडकास्ट के एंड में यही कहना चाहूंगा कि महाभारत को हमने जिस हिसाब से देखा है, समझा है, आज क्लासिक एग्जाम्पल हमने किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, उसको कंबाइन करके, और महाभारत के जो फैक्ट्स थे उसे कंपेयर किया हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, और आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी जर्नी के साथ काफी सारे पॉइंट्स हमें जानने मिले जो यूथ को जानना जरूरी है इफ दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट और इफ दे आर विलिंग टू वर्क इन कॉर्पोरेट, ताकि उनकी जो आगे की जर्नी है वो स्मूथ रहे. तो इस पॉडकास्ट को एंड इसी तरीके से करना चाहूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट रोल ग्रंथ करते हैं आज की तारीख में, वो शायद आने वाले जनरेशन को भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. क्योंकि ऐसा नहीं कि महाभारत आने वाले जनरेशन को नहीं समझना है. अगर आप महाभारत, भगवत गीता, रामायण, ये जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे, आप उन्हें समझते हैं तो आपकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी आपके लिए एक स्मूथ जर्नी हो जाएगी. इन सब ग्रंथ में से हमें सीख मिलती है, और आने वाले जनरेशन को भी इन ग्रंथों को सीखना चाहिए. बहुत जरूरी है. मैं ये कहता हूँ कि आज की जो युवक हैं, युवक और युवक क्या जो भी है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ आवर क्लासिक्स. इसमें गलती जो है हमारी जनरेशन की है कि हमने उनको ये पूरा सिखाया नहीं. सीखा नहीं. यस. उनको कभी सुनाए नहीं. राइट. क्योंकि आज की जनरेशन इतनी बिजी हो गई कि ये घर में अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास अपना मोबाइल है, मोबाइल में व्हाट्सएप देखना, ये देखना, वो देखना. क्वालिटी टाइम स्पेंड कोई करता नहीं है. करता ही है. एक दूसरे के साथ भी स्पेंड नहीं करते हैं. राइट. 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 तो द ओनली वे आउट इज exposing our younger generation to all these classics, and the essence of all this should be taught in schools, should be taught in colleges. Right. Right. And they should start seeing these episodes on WhatsApp. Yes. Yes. There should be, I would say, WhatsApp group form कर लें और उसमें डेली एक एपिसोड, जैसे हम अपने बचपन में दूरदर्शन में महाभारत डेली देखते, एवरी संडे देखते थे. तो आजकल की जो जवान लोग हैं, दे शुड स्टार्ट सीइंग आवर क्लासिक्स. उसमें से उनको क्या सीख मिलता है, दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट एंड ट्राई टू इम्प्रूव. राइट. राइट. बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी. आज इस एपिसोड में आपने आपके एक्सपीरियंस के साथ हमारी यूथ को एनलाइटन किया है, आपके नॉलेज के साथ, आपके कॉर्पोरेट के वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के साथ, और साथ ही में महाभारत के ऊपर एक अलग कॉम्बिनेशन आज एपिसोड में किया. आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया रहेगा. अगर कुछ कमेंट्स है या फिर ऐसे कुछ आपके पास क्वेश्चंस है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. जितना हो सके हम सतीश जी से उनके आंसर आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू टू द ऑडियंस.